ओके, हेलो बीएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया था हमारी बीएससी केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज, जिसके अंदर यूनिट हमने स्टार्ट की थी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिस पे ऑलरेडी मैं आपके साथ 3 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने लास्ट के 3 लेक्चर्स देखे भी होंगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसका टॉपिक बनने वाला है एनर्जी कंसिडरेशन इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ओके, तो देखिए, पहले ही मैं आपको बोल रही हूँ, बहुत आसान सा टॉपिक है। डेफिनेटली आपको यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी आपने करना क्या है, अभी चुपचाप बैठ के पूरे लेक्चर को सुनना है। देन इसके बाद जाके हम लोग क्या करेंगे, मैंने टेलीग्राम पे आपके लिए सारे नोट्स शेयर कर रखे हैं, आप वहां से जाके अपने नोट्स ले लीजिएगा। आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी अवेलेबल है, आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो अभी आपने क्या करना है, जस्ट सुनना है और सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। वैसे भी बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो देखो, स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। तो मैं पहले आपको थ्योरी पे नहीं लेके जा रही हूँ, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, देन हम थ्योरी तो बहुत आसानी से कर लेंगे। ओके, तो देखो ना, हमारा टॉपिक क्या है, पहले टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक हमसे बोल रखा है एनर्जी कंसिडरेशन इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। मतलब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आपकी जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है, अब रिएक्शंस तो नॉर्मल सी बात है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है तो हमने ऑर्गेनिक रिएक्शंस बोल दिया। तो ये बोले जो भी आपकी रिएक्शंस होती है ना, उसमें आपने एनर्जी को कंसीडर करना है। कंसीडर करना है मतलब कि आपने एनर्जी की स्टडी करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जब भी आप कोई रिएक्शन करते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है कि रिएक्शन में एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहती है। मतलब देखो, आप एक रिएक्शन कर रहे हैं तो आपके पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा, और रिएक्शन के बाद ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो पूरी रिएक्शन आपकी हुई, इस पूरी रिएक्शन में एनर्जी पे क्या चेंजेस आए, एनर्जी क्या सेम रही या फिर बदली, तो हमको पता है भाई, एनर्जी ऐसा तो नहीं है कि पूरी रिएक्शन में कांस्टेंट होगी, जो रिएक्टेंट की एनर्जी होगी वही प्रोडक्ट की एनर्जी होगी, ऐसा तो नहीं होता। होता क्या है, जब भी आप कोई रिएक्शन कराते हैं तो एनर्जी की वैल्यू चेंज होती रहती है। कभी कभार रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू प्रोडक्ट, और कभी कभार रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है कंपेयर टू प्रोडक्ट। मतलब एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज होती रहती है। इसी को हम पढ़ते हैं किसके अंदर, एनर्जी कंसिडरेशन के अंदर। तो एनर्जी कंसिडरेशन इन ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब ही ये है कि जब भी हम कोई ऑर्गेनिक रिएक्शंस कराएंगे, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी में जो वेरिएशन आ रहा है, उसको जब हम एनालाइज करते हैं, उसको जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, इसी को हम क्या टर्म देते हैं, एनर्जी कंसिडरेशन। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो इसको ना, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, एक रिएक्शन मैं आपके सामने लिख रही हूँ। आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी, CO2 प्लस वाटर गिव्स C6H12O6। तो बताइए, ये भी तो एक रिएक्शन ही है। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो रिएक्शन है, ये किस टाइप की रिएक्शन है, क्या इस रिएक्शन में एनर्जी कांस्टेंट है, तो हमको पता है भाई, ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जांपल है, फोटोसिंथेसिस। सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होती है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में फोटो जो है, इसका मतलब ही क्या होता है, लाइट। लाइट क्या है, काइंड ऑफ एनर्जी तो है, इस तो मैं एनर्जी तो बोल सकती हूँ। और सिंथेसिस मतलब क्या होता है, सिंथेसिस मतलब होता है प्रोडक्शन। मतलब सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब सिंपली ये होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन करते हैं, फूड का प्रोडक्शन करते हैं, जो कि आपका क्या है, ग्लूकोज है। लेकिन ये फूड का प्रोडक्शन कब होता है, जब वो लाइट का यूज करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जनरली एक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें CO2 एंड वाटर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं, और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बाहर से एनर्जी का यूज करते हैं, और तब जाके अपना फूड का प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज ग्लूकोज। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं, तो इस रिएक्शन में सिंपली अगर मैं एनर्जी को देखूंगी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बाहर से एनर्जी की जरूरत पड़ी। ठीक हो गया। तो जब हमारे किसी भी रिएक्शन में बाहर से एनर्जी की जरूरत पड़ती है, अगर देखो बाहर से एनर्जी नहीं आती ना, तो ये रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं होती। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए मुझे बाहर से एनर्जी को डालना पड़ा। तो डालने के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, डालने के लिए, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो होता है एंडो। किसी भी चीज को रिलीज करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं, दैट इज एक्सो। ये तो बेसिक है। तो ये बोल रहा है, अगर मेरे को आप साफ साफ बताइए, यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ा है, तो मैं क्या टर्म लगा सकती हूँ, एंडो, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हुआ है। और किसका हुआ है भाई, हीट का हुआ है ना, एनर्जी का हुआ है। तो मैं एंडो के साथ टर्म जोड़ सकती हूँ, वो होता है आपका थर्मिक। ओके, तो ये जो रिएक्शन हुई, इसको मैं क्या नाम दे सकती हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए मुझे बाहर से थर्म यानी कि हीट को क्या करना पड़ा, एंडो यानी कि एब्जॉर्ब करना पड़ा। इस वजह से इस रिएक्शन को क्या मैंने बोला, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हुआ। अब यही एंडोथर्मिक रिएक्शन को अपोजिट क्या होगा, एक्सोथर्मिक। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अब देखो, ये एग्जांपल आप आगे पढ़ने वाले हैं, इस वजह से मैं इसको पहले ही आपको समझा दे रही हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए। ओके,
अब मेरी बात सुनिएगा। देखो, अगर मैं आपको, ये तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, आपको पता है रेस्पायरेशन भी तो प्लांट करते हैं, रेस्पायरेशन प्लांट भी करते हैं, हम भी करते हैं। क्या होता है रेस्पायरेशन में? रेस्पायरेशन में ये होता है कि ये जो हमारी बॉडी के अंदर फूड है, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और टूटता है CO2 प्लस वाटर प्लस 36 ATP। अब आप मुझे बताइए, ये वाली और ये वाली रिएक्शन एक दूसरे की उल्टी तो है। पहले CO2 और वाटर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, ग्लूकोज प्रोडक्ट था। दूसरे केस में ग्लूकोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, CO2 और वाटर आपके क्या है, प्रोडक्ट है। ये जो रिएक्शन है वो फोटोसिंथेसिस है, ये जो रिएक्शन है वो रेस्पायरेशन है। अब मैं आपको ये क्या बताना चाह रही हूँ, अब आप मुझे बताइए, ये जो रेस्पायरेशन वाली जो प्रोसेस है, क्या इस प्रोसेस को कराने के लिए मुझे बाहर से एनर्जी की जरूरत या हीट की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि ये जो मेरा ग्लूकोज है, इसको CO2 वाटर में तोड़ने के लिए मुझे बाहर से एनर्जी देनी पड़ी, ऐसा नहीं कहा। बल्कि आप देख सकते हैं CO2 और वाटर के साथ मैंने एक एडिशनल चीज लिखी है, दैट इज 36 ATP। ATP क्या होता है? ATP होता है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सेल के अंदर हो रही हैं, और सेल के अंदर जो करेंसी है, जो एनर्जी का सोर्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, ATP। तो आप इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी है। इस रिएक्शन के कराने के बाद हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ तो हम एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर रहे थे, यहाँ पे एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए मैं जो टर्म दूंगी वो क्या दूंगी, देखो, एब्जॉर्ब के लिए एंडो होता है, रिलीज के लिए क्या होता है, एक्सो होता है। और किसका रिलीज है? हीट का रिलीज है, एनर्जी का रिलीज है। तो मैं कम टर्म आगे को कंटिन्यू क्या करूंगी, थर्मिक। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारी जो रिएक्शन है, मैं हम इन्हें जनरली दो क्लास में क्लासिफाई करते हैं। एक ऐसी रिएक्शन होती है जिनको कराने के लिए हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ी, क्योंकि हम तो एनर्जी का वेरिएशन पढ़ रहे हैं ना। अभी आपको और चीज भी मैं क्लियर कराऊंगी। देखो, अभी हम एनर्जी का वेरिएशन पढ़ रहे हैं। तो देखो, पहले वाले केस में हमने यहाँ पे क्या देखा कि इस रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ी। तो एनर्जी देनी पड़ी, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एंडोथर्मिक। और दूसरे वाले केस में देखा कि इस रिएक्शन को कराने के लिए मुझे एनर्जी देनी नहीं पड़ी, इवन मेरे को एनर्जी रिलीज करनी पड़ी, तो इसको नाम क्या पड़ गया, एक्सोथर्मिक। तो ये दो टाइप के रिएक्शन को हम जनरली कंसीडर करते हैं जब भी हम एनर्जी कंसिडरेशन की बात करते हैं। मतलब सिंपल बोलो कि एनर्जी का जब आप एनालिसिस करते हो, एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहे हो कि भाई किसी रिएक्शन में एनर्जी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उन चेंजेस को हम एक्सप्लेन करते हैं बाई टू टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे बोलते हैं एंडोथर्मिक एंड बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ओके, अब एक और चीज यहीं पे समझा देती हूँ, देन काम आपका पूरा हो जाएगा। अब देखो, एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं बोलूँ ये जो मेरी पहली वाली रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप मुझे बताएंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, खुद ही सोचे ना। इस रिएक्शन में क्या है, CO2 और वाटर मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे, ये मेरे पास ऑलरेडी एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ओके, अब इन्होंने जब प्रोडक्ट बनाया, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे बाहर से एनर्जी देनी पड़ी। तो ये जो एनर्जी दी है, मैंने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट बनाने के लिए दी है ना। तो ये जो एनर्जी बाहर से आई है, वो किस में यूटिलाइज हुई होगी, प्रोडक्ट में यूटिलाइज हुई होगी। इट मीन्स इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है, इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये चीज समझ में आना, ये चीज अभी हम आगे एनर्जी डायग्राम में यूज करेंगे। तो मैं सिंपली ये बोल रही हूँ कि इस रिएक्शन में हमने इस रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए बाहर से एनर्जी डाली, तो वो एनर्जी अब किसके पास होगी, प्रोडक्ट के पास, क्योंकि हमने डाली है ना। तो किसके पास चलेगी, प्रोडक्ट के पास। तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी एज कंपेयर टू प्रोडक्ट क्या होगी, कम होगी। तो देखो, एनर्जी में वेरिएशन है ना, और इन्हीं वेरिएशन को हम एनर्जी डायग्राम से आगे ड्रॉ करेंगे, पूरा प्लॉट बनाएंगे। ओके, दूसरी चीज क्या है, आप इस एग्जाम्पल में देख लो भाई, इसमें हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, इसके पास कुछ एनर्जी थी, प्रोडक्ट था, इसके पास भी कुछ एनर्जी थी, लेकिन प्रोडक्ट बनने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज होगी। सपोज ऐसे करते हैं, इसके पास जो एनर्जी थी वो 10 किलो जूल आपकी इसके पास एनर्जी थी। प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट जो बना था वो भी आपका 10 किलो जूल का होता, लेकिन इसने कुछ अमाउंट की एनर्जी रिलीज भी तो कर दी। इट मीन्स प्रोडक्ट से कुछ एनर्जी निकल चुकी है, तो अब इसकी एनर्जी 10 ना रख के सपोज 5 रहेगी। तो इस केस में हमने क्या देखा कि जो एनर्जी इसमें वेरिएशन आया, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पर को कम है और रिएक्टेंट की ज्यादा। तो देखो, दोनों में अपोजिट हो रहा है, यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट की ज्यादा। यहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की कम। तो इन्हीं वेरिएशन को जब हम पढ़ते हैं, इसी को हम बोलते हैं एनर्जी कंसिडरेशन। और इनको स्टडी करने के लिए हम लोग जनरली प्लॉट बनाते हैं, यानी कि ग्राफ बनाते हैं। तो वो ग्राफ भी आप यहाँ पर को पढ़ेंगे। ओके, बहुत आसान है, इतनी चीज क्लियर आई। अब मेरी बात एक और चीज सुनिए कि यहाँ पे तक मैंने आपको आपका कॉन्सेप्ट बता दिया कि हमने क्या पढ़ना है, वो आप समझ गए हैं।
अब मैं आपको थ्योरी के साथ लेते हुए चलती हूँ। देखो कितना आसान है। देखो सबसे पहले आप एग्जाम में देखो आपसे क्वेश्चन बनता है तो इसी तरीके से आपने आंसर अपना रखना है। कैसे रखा है? देखो सबसे पहले ये बोल रहा है कि आपने बोला है एनर्जी कंसिडरेशन इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो पहले आप बताओ कि एनर्जी कंसिडरेशन मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी कंसिडरेशन इन ऑर्गेनिक रिएक्शन रिफर्स टू एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ये बोल रहा है कोई भी आप केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो केमिकल रिएक्शन कराते टाइम वहां पे एनर्जी में कुछ चेंजेस भी तो आए होंगे, एनर्जी की वैल्यू में कुछ चेंजेस भी आए होंगे। तो इन्हीं चेंजेस को जब हम स्टडी करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी कंसिडरेशन, जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है? ये बोल रहा है इट इन्वॉल्व, ये किसको इन्वॉल्व करता है? स्टडी, यानी कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं? हाउ रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्रोडक्ट, कैसे आपका रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और कैसे आपकी एनर्जी की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। कभी कभार हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की कम, और कभी कभार रिएक्टेंट की कम होती है, प्रोडक्ट की ज्यादा। अब इनकी बीच में ना आप एक ट्रांजिशन स्टेट का टर्म भी पढ़ेंगे, वो मैं आपको आगे ही बताऊंगी। तो ये चीज आपको समझ में आए? तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। देखो ये वाली लाइन में दोबारा रिपीट कर देते हैं। ये बोल रहा है इट इन्वॉल्व स्टडिंग हाउ द रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्रोडक्ट by passing through the high energy transition state and determine whether the reaction release and absorb energy। यानी कि वही चीज बोल रहा है कि कैसे आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और कैसे ड्यूरिंग द रिएक्शन आपकी एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है। तभी तो रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे एग्जांपल बताया था, एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसका भी एग्जांपल मैंने बताया था। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन में ये चीज आपने लिखनी है। और देखो आप बाकी अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में भी सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट पे। देखो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लिखना चाहें। अब देखो अब अगला है आपका की कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो ओके है, नहीं लिखना चाहते हैं तो भी ओके। ये कॉन्सेप्ट क्यों लिखे गए हैं? ये कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं ताकि आगे जो टर्म आएंगे उनको, मतलब आगे जो टर्म्स आएंगे ना, उन्हीं को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, जैसे मैं जल्दी जल्दी बता दी। तो सबसे पहले आया ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट होता क्या? देखो जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं, हमको लगता है हमारे हाथ में, जैसे मैंने बोला आप एक रिएक्शन करो, मैंने आपको एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दे दिया कि भाई इसकी आपने रिएक्शन करनी है। आपने उसकी रिएक्शन कराई और आपको एक नया प्रोडक्ट मिल गया, जिसे हम नई स्पीसीज मिल गई, जिसे हमने बोला प्रोडक्ट। अब आप इसे तो देख पा रहे हैं, जो आपने रिएक्शन कराने के लिए स्पीसीज ली थी, जो मॉलिक्यूल लिया था उसे आप देख पा रहे हैं, और जो बना है उसको भी आप देख पा रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट से सीधे प्रोडक्ट बनता है। जनरली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में बहुत सारी स्पीसीज और जनरेट होती है, जिनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मतलब आप ऐसे समझो कि आपने एग्जाम के लिए फॉर्म भरा और आपने एग्जाम देके आप पास हो गए, तो जो ये फेजेस तो लोग देख पा रहे हैं ना कि हाँ आपने एग्जाम भरा, रिजल्ट आया और आप पास हो गए। लेकिन बीच के जो डेज थे जहां पे अप्स एंड डाउन आए, जहां पे आपने इतनी सारी पढ़ाई की, उसको तो कोई नहीं देख रहा। तो ये फेजेस भी तो बीच में होते हैं। सेम चीज यहाँ होती है, रिएक्टेंट को आप देख रहे हो, प्रोडक्ट को आप देख रहे हो, लेकिन इनके बीच में भी बहुत सारी स्पीसीज बनती हैं जो हमें दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। अप्रोक्स 3 सेकंड के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो वही चीज लिखा है कि एक टर्म आता है ट्रांजिशन स्टेट, जो आप नीचे बार बार ग्राफ में यूज करोगे जब आप प्लॉट बनाओगे। इस वजह से पहले ही डिफाइन किया हुआ है कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। और देखो मैंने क्या बोला, ये आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमको ये एक चीज बताओ, हमको ये नहीं दिखती। मैंने बोला ये दिखती ही नहीं। क्यों नहीं दिखती भाई? क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। भाई अब एग्जिस्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। देखो जो भी चीज स्टेबल है वो हमको दिखती है, जो चीज स्टेबल ही नहीं है तो भाई वो दिखेगी कैसे? तो ये चीज बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। अब आप बोलेंगे भाई अनस्टेबल क्यों होती है? अब उसका रीजन भी मैं बताती हूँ, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, आप बहुत ज्यादा एनर्जी से भरे हुए होते हैं, तो उस दिन आप रुकते ही नहीं है, आप नॉन स्टॉप काम करते जाते हैं। ओके, इट मीन्स आप वहां पर कुछ स्टेबल नहीं है, आप अनस्टेबल है, कुछ ना कुछ करते जा रहे हो, एक जगह खाली आप बैठे नहीं हो। अगर आप बैठ गए एक जगह, इट मीन्स हम बोलेंगे अब आप स्टेबल हो गए, जाके बैठ गए हो। लेकिन अगर आपके पास एनर्जी ज्यादा है, इट मीन्स आप घूम रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो लगातार, यानी कि आप अनस्टेबल हो, आज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो। सेम चीज यहाँ होती है। आपकी जो स्पीसीज होती है वो अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा एनर्जी होने की वजह से ये एक जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो हमको एक इंडिविजुअल फॉर्म मिलती ही नहीं है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है भाई, इनकी एनर्जी भी होती है, लेकिन इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती कि ये हमको मिले ही ना, ये स्टेबल ही ना। इतनी चीज क्लियर है? तो ये जो स्पीसीज होती है इनको ही ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? हाई एनर्जी पॉइंट ऑन द रिएक्शन पाथवे। जब आप कोई रिएक्शन देखते हो तो इस रिएक्शन के पाथवे पे, मतलब इस पूरे रिएक्शन के रूट पे
आपको बीच में एक ऐसी स्पीसीज भी मिलती है जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ऐसी ही स्पीसीज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ओके, ये बोल रहा है रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ ए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विद अ पार्शियल बॉन्ड। ट्रांजिशन स्टेट में जो हमारे स्पीसीज बनती है उनको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट में, यानी कि एक स्टेट है जहां पे बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड बनते हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, ये बोल रहे ये स्टेट जो है वो हाइपोथेटिकल है, कैन नॉट बी आइसोलेटेड। अब देखो ये जो स्टेट है वो हाइपोथेटिकल है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब ये है नहीं एक्चुअल में, हम इसे जस्ट कंसीडर करते हैं और इतनी ज्यादा अनस्टेबल है कि हम इसे आइसोलेट भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट की तरह, प्रोडक्ट की तरह हमने कोई फॉर्म में से आइसोलेट कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया। भाई ये तो अनस्टेबल है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, तो आप इसे कैसे आइसोलेट करोगे? ठीक है, तो इनका आइसोलेशन पॉसिबल नहीं होती, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अभी मैंने बोला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपकी वो स्पीसीज होती हैं जो ट्रांजिशन स्टेट में बनती हैं, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, उनको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, लास्टली क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी हम नीचे प्लॉट में भी यूज करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है ना, आप याद रखना, जैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वैसे ही एक्टिवेटेड एनर्जी होती है। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, एनर्जी है, तो ये बोलता है कि ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना, इसको अटेन करने के लिए जो एनर्जी हमको देनी पड़ती है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बोला रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, मैंने आपके हाथ में एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया कि भाई इसकी रिएक्शन कराओ, तो आपने बोला इसकी रिएक्शन करके आपको एक नया प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन मैंने बोला इन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले बहुत सारी स्टेट से जाना पड़ा, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन स्टेट। अभी बहुत सारे फॉर्म में होते हैं, जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पहले एक ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, फिर छठे में। ओके, अब ये तो बहुत सारी, इतनी सारी ट्रांजिशन स्टेट है, अब हम क्या सबको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे? नहीं, इन सारी में से जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, एनर्जी सबसे ज्यादा मतलब क्या हुआ, जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इसी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, सपोज ये वाला क्या है? एसी है, यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल फॉर्म में कोई स्पीसीज बनी है यहाँ पे। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में पहुंचने के लिए जो एनर्जी हमको देनी पड़ेगी कि भाई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तुम जाओ और रिएक्शन करो और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में रीच करो, तो यहां तक पहुंचने के लिए जो आप बाहर से एनर्जी देते हैं इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अभी ज्यादा यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, इतना आप समझो। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आपको और क्लियर होगा। ओके, तो अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा प्रॉपर टॉपिक। प्रॉपर टॉपिक मतलब अब इसके अंदर आप मेनली क्या लिखेंगे? देखो जैसे मैंने आपको आगे भी बोला कि हमारी एनर्जी आप ड्यूरिंग द रिएक्शन आपकी कंज्यूम हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, उसके बेसिस पे दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इन्हें पढ़ना कैसे है? देखो सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, यहाँ पे आपने उसे डिफाइन किया है, देन उसका एक एग्जाम्पल दिया है, देन आपने उसके लिए एनर्जी प्रोफाइल कैरेक्टरिस्टिक बताई है, मतलब कि एनर्जी में क्या चेंज होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखी है, एंड देन फाइनली एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से उसे कवर किया हुआ है। एंड सेम चीज हम लोग एंडोथर्मिक के लिए भी करेंगे। ओके, तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, नाम से क्लियर हो रहा है, एक्सो स्टैंड फॉर रिलीज, थर्मिक मतलब होता है एनर्जी या फिर हीट, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ड्यूरिंग द रिएक्शन आपकी एनर्जी क्या हो रही हो? रिलीज हो रही हो, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वही लिखा है, इंडिकेट द एनर्जी रिलीज, मतलब इस टाइप की रिएक्शन में एनर्जी आपकी रिलीज होती है। ओके, दूसरी चीज क्या लिखा है? एनर्जी ऑफ ए प्रोडक्ट इज लोअर देन द रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? देखो आप खुद ही बताइए, अगर मैंने बोला कोई रिएक्शन है जिसमें मेरे पास रिएक्टेंट था और यहाँ साइड मेरा था प्रोडक्ट, और ड्यूरिंग द रिएक्शन मेरी एनर्जी रिलीज हुई, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी एनर्जी में क्या चेंजेस आए, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है या रिएक्टेंट की, तो आप कैसे समझेंगे? देखो सपोज करो मैंने रिएक्टेंट की एनर्जी कंसीडर की 10 किलो जूल पर मोल। ओके, और प्रोडक्ट की देखो 10 किलो जूल पर मोल आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी थी, आपने रिएक्शन किया, कुछ अमाउंट की एनर्जी, सपोज 5 किलो जूल पर मोल की एनर्जी आपकी रिलीज हो गई, तो प्रोडक्ट की कितनी एनर्जी बचेगी? ऑब्वियस सी बात है, रिमेनिंग बचेगी, यानी कि 5 किलो जूल पर मोल आपकी प्रोडक्ट की एनर्जी बनेगी। तो अगर मैं बोलूं इस रिएक्शन में एनर्जी चेंज क्या हुआ, तो आप बोलेंगे भाई रिएक्टेंट की जो एनर्जी थी वो इनिशियली ज्यादा थी, लेकिन ड्यूरिंग द रिएक्शन आपकी एनर्जी रिलीज हुई, जिस वजह से प्रोडक्ट की एनर्जी आपकी कम हो गई। तो एनर्जी में चेंज आपका कैसे हुआ? आपको एनर्जी में चेंज ये मिला कि रिएक्टेंट की एनर्जी आपकी ज्यादा थी और प्रोडक्ट की एनर्जी आपकी कम हुई। तो वही चीज लिखा है, एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट इज लोअर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट, एनर्जी आपकी जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो आपकी कम होगी एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। ओके, लास्टली बोल रहा है डेल्टा एच आपका नेगेटिव होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये बोल रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होती है, इसका मतलब ये, पहले आप समझो डेल्टा का मतलब क्या होता है। डेल्टा का मतलब होता है आपका चेंज, जब आप चेंज की बात करते हैं उसे हम डेल्टा से इंडिकेट करते हैं।
एच का मतलब क्या होता है? एच यहाँ पे है एंथैल्पी। एंथैल्पी बोलो या फिर आप हीट बोलो, बात बिल्कुल सेम है। एंथैल्पी भी आप बोल सकते हो, आप इसे हीट भी बोल सकते हो। तो हम ये बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जो एनर्जी है, जो आपकी हीट है, जो आपकी एंथैल्पी है, उसमें क्या चेंज है? तो आपने देखा जो चेंजेस आए वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या हुआ? देखो, ये रिएक्शन थी। जो रिएक्शन जहां पे होती है ना, उसको हम एक नाम देते हैं, उसे हम बोलते हैं सिस्टम। यानी कि ये जो जहां पे रिएक्शन हो रही है उसे मैं बोलूंगी सिस्टम, और जो बचा हुआ एरिया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास इनिशियली जो एनर्जी थी वो 10 किलो जूल पर मोल की एनर्जी थी, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुई तो एनर्जी 5 किलो जूल पर मोल की हो गई, क्योंकि कुछ अमाउंट की एनर्जी तो आपने रिलीज कर दी है। तो टोटल एनर्जी में जो चेंज हुआ वो कैसा हुआ? कम ही तो हुआ। तो कम को हम कैसे दिखाएंगे? नेगेटिव साइन से। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो आपका कैसा हो गया? नेगेटिव। यानी कि ड्यूरिंग द रिएक्शन मेरी जो एनर्जी है उसमें डिक्रीमेंट हमको देखने को मिला है, तो डेल्टा एच आपका कैसा हो गया? नेगेटिव। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें किसकी थी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हमने इन पॉइंट से डिफाइन कर लिया। अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए इन्होंने क्या दिया है? कंबशन ऑफ मीथेन। ये बोला भाई जो आपकी मीथेन होती है CH4, जब आप इसे कंबशन कराते हो, यानी कि जब आप इसकी बर्निंग कराते हो, तो हमको पता है हीट आपकी रिलीज होती है, और प्रॉपर इसने वैल्यू दे रखी है, ये कितनी होती है? 890 किलो जूल पर मोल की आपकी हीट आपकी रिलीज होती है। और क्योंकि ये सिस्टम से बाहर निकल रही है, तो हम बोलेंगे कि सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, इस वजह से यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू इन्होंने नेगेटिव में लिखी है। तो अब ये एग्जांपल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। आसान था ना? अब इसकी अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखा है, बहुत आसान है, जो हमने पढ़ा ना वही चीजें होंगी। सबसे पहला ये बोल रहा है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जैसे ही प्रोडक्ट का, जहां पे हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना चाह रहे थे, तो वहां पे क्या हुआ? आपकी एनर्जी रिलीज हुई। ये चीज तो बोला, प्रोडक्ट का हम फॉर्मेशन कर रहे थे तो आपकी एनर्जी रिलीज हुई। अब रिलीज हुई तो जिसकी वजह से क्या हुआ? शो ए ड्रॉप इन एनर्जी एज अ प्रोडक्ट आर फॉर्म। तो हमको क्या देखने को मिला कि एनर्जी की वैल्यू में क्या आई? कमी आई, गिरावट आई, क्योंकि अब हमारा प्रोडक्ट जो बना है इसमें एनर्जी की वैल्यू में गिरावट इसलिए आई क्योंकि कुछ अमाउंट की एनर्जी हमने रिलीज कर दी है। वही चीज इसमें देख पा रहा है। ओके, दूसरी क्या है? डाउनवर्ड एनर्जी स्लो। देखो अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, आपको वैसे प्रॉपर ये किसके लिए पढ़नी है? एनर्जी प्रोफाइल के लिए। मतलब जब आप इसका डायग्राम पढ़ोगे तो इसके लिए ये सारी कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है। तो पहले मैं आपको डायग्राम ही बता देती हूँ, देन हम लोग वहां पढ़ेंगे। ओके, तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम मतलब ऐसा डायग्राम जिसमें हम एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। तो देखो ये जो डायग्राम है वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। कैसे है? क्योंकि देखो एक्सो में हमारा जो रिएक्टेंट होता है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है? कम। क्योंकि एक्सोथर्मिक में कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी आप रिलीज कर रहे होते हो। इसके पास 10 की थी तो आपने 5 की रिलीज कर दी, तो इसके पास कितनी बची? 5 की। तो कुछ आपको ये चीज पहले अपने दिमाग में रखनी है। ओके, अब जब आप इसके लिए ग्राफ प्लॉट करो तो आपको पता है ये जो कोऑर्डिनेट है इस साइड हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट करते हैं, यानी कि एनर्जी आपकी कितनी है, और यहाँ साइड हम लोग रिएक्शन पाथवे की रिएक्शन हमारी कैसे चल रही है। तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, तो मैंने यहाँ पे आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इंडिकेट कर रखा है, जो कि ये दिखा रहा है कि रिएक्टेंट की आपकी कुछ यहाँ तक की वैल्यू की एनर्जी थी। ओके, उसके बाद आपका अगर प्रोडक्ट देखोगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी आपको साफ साफ दिख रही है, यहाँ पे तक आई है, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी आपके रिएक्टेंट से कम है। हमने साफ साफ यहाँ पे ये दिखाया। ठीक है, तो देखो रिएक्टेंट की ज्यादा है तो रिएक्टेंट आपका ऊपर है, प्रोडक्ट आपका नीचे, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की कम। अब यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनता है वो कैसे बनेगा? तो आप बोलेंगे ये ग्राफ हमने ऐसे क्यों बना रखा है, ये जो स्लोप है वो क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में एक नई स्पीसीज होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये जो स्पीसीज है ये आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी की रहती है, सबसे ज्यादा एनर्जी की रहती है, जिस वजह से ये आपकी क्या होती है? अनस्टेबल होती है, और इसी वजह से ये आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। हमको ये 3 सेकंड के अंदर ही खत्म होते हुए दिख जाती है। तो इसकी अगर एनर्जी सबसे ज्यादा है तो ये आपके रिएक्टेंट से भी आपकी इसका एनर्जी देखो इतनी ज्यादा है, यहाँ तक इतनी ज्यादा एनर्जी है। तो रिएक्टेंट की सबसे सबसे देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में रिएक्टेंट की ज्यादा प्रोडक्ट की कम, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट की, तो इसकी एनर्जी को हमने थोड़े ऊपर दिखाया। तो अब हम जो प्लॉट बनाते हैं वो कुछ इस टाइप का हमको दिखता है। क्लियर हुआ? अब ये जो ई है इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। भी मैंने बोला था ना कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट में जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इसको बनाने के लिए जो हमको एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को यहाँ तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी,
तो ये जो गैप होता है इसी को हम EA से इंडिकेट करते हैं। EA स्टैंड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये ग्राफ की जो प्रॉपर्टी है उसी को यहाँ पे बोला है। ये बोल रहा है डाउनवर्ड एनर्जी स्लोप। हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो हमारा एनर्जी का स्लोप है वो डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे को। आपको स्लोप सिंपली क्या दिख रहा है, ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए। तो यहाँ पे जो हमारा स्लोप होता है वो कैसा होता है एनर्जी का, डाउनवर्ड एनर्जी स्लोप होता है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हमारा जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है। लास्टली क्या बोल रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी हम्प फॉलोड बाय द एनर्जी रिलीज। एक्टिवेशन एनर्जी का जो हम्प है, देखो इस पूरे ग्राफ में क्या होता है, सबसे पहले एक हम्प। हम्प मतलब ऐसा क्या होता है, हम्प को हिंदी में बोलते हैं कूबड़। तो जैसे आपके ऊंट में ऐसे कूबड़ आता है, पहले ये बोल रहा है ये जो हम्प है ये पहले आएगा और उसके बाद क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट में हम पहुंचेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में हम पहुंचेंगे। उसके बाद एनर्जी रिलीज होगी तो ग्राफ आपका बहुत, आप बोल सकते हो डाउन में चला जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये चीजें आपको कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे ही दिखाई हुई है। ओके, अब क्या करना है, जैसे हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात की, सेम वे पे एंडो की भी बात करेंगे। अब देखो सेम है, एंडो इंडिकेट करता है एब्जॉर्प्शन को, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखा है, अब क्योंकि रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, अगर एनर्जी ऑब्जॉर्व हुई है, मतलब रिएक्टेंट के पास सपोज 10 किलो जूल की एनर्जी थी और 5 की दोबारा आ गई है तो प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी ना, अब इसकी 15 किलो जूल की एनर्जी हो जाएगी। यानी कि इस केस में रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। तो वही चीज लिखी है, एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट इज हायर देन द रिएक्टेंट। तो एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो आपकी रिएक्टेंट से ज्यादा होती है। अब यहाँ पर को डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि भाई हमारे पास बाहर से देखो, इनिशियली मेरे पास कितनी थी, 10 किलो जूल थी, लेकिन जब मेरा प्रोडक्ट बना तो उसकी 15 होगी क्योंकि बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी आई। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है एनर्जी की चेंज की वो पॉजिटिव है, क्योंकि वैल्यू मतलब आपकी एनर्जी की वैल्यू आपकी क्या हुई है, बड़ी है। तो डेल्टा एच आपका यहाँ पे को कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। कितना आसान था। अब इसका एग्जाम्पल के लिए वही फोटोसिंथेसिस की बात की है। ये बोल रहा है हमारे पास CO2 है, वाटर है और इससे ग्लूकोज बनाना है, तो बाहर से हमने एनर्जी दी। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है तो पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, देन कैरेक्टरिस्टिक पे जाएंगे। तो देखो जैसे मैंने बोला, रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट था। हमने ये एंडोथर्मिक की बात करें तो बाहर से हमने एनर्जी दी। तो रिएक्टेंट के पास सपोज 5 किलो जूल की एनर्जी थी, बाहर से हमने 5 किलो जूल की और दे दी, तो प्रोडक्ट के पास कितनी होगी, 10 किलो जूल। तो रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पर को कम है, यानी कि ये आपका लेस रिएक्टिव है। हाँ लेस रिएक्टिव है, यानी कि इसकी एनर्जी की वैल्यू कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी की वैल्यू आपकी ज्यादा है। तो आप देख सकते हो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, पहले मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देखो, इसमें मैंने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ऊपर रखा था, प्रोडक्ट को नीचे। अब इसमें हमारा रिएक्टेंट नीचे हो गया क्योंकि इसकी एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो प्रोडक्ट हमारा ऊपर आ गया। बाकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी तो सबसे ज्यादा होती है, तो ये सबसे ज्यादा पीक में रहेगा। ओके, तो ये हमारा ग्राफ बन गया, इतनी चीज क्लियर है। और इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ट्रांजिशन स्टेट में ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम थी, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ओके, अब देखो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है। पहली चीज ये बोल रहा है शो एन इंक्रीज इन एनर्जी एज अ प्रोडक्ट आर फॉर्म। तो हमने ये चीज देखा कि जैसे प्रोडक्ट बना तो एनर्जी आपकी बढ़ गई। एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, नाम से क्लियर हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अपवर्ड एनर्जी स्लोप आपको देखने को मिला फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो जब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गए तो यहाँ पे जो आपको स्लोप मिल रहा है वो आपका कैसा मिल रहा है, अपवर्ड। वहां पे कैसे मिल रहा था, डाउनवर्ड आपको स्लोप देखने को मिल रहा था। तो वही चीज बोल रहा है, अपवर्ड स्लोप देखने को मिल रहा है। और एक्टिवेशन एनर्जी हम फॉलोड बाय द एनर्जी एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का हम पाया और उसके बाद क्या हुआ, फॉलोड बाय एनर्जी एब्जॉर्प्शन, यानी कि फिर जाके आपका एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ और आपका प्रोडक्ट बना। वहां इसका उल्टा था, पहले आप वहां पे था आपका एक्टिवेशन एनर्जी हम फॉलोड बाय रिलीज इन एनर्जी, यानी कि वहां आपकी सॉरी, वहां पे आपकी क्या हो रहा था, एनर्जी आपकी रिलीज हो रही थी। ठीक हो गया। तो बस इतनी सी चीज आपने यहाँ पे ऐड करनी थी। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की ऐड कर ली। इतनी सी बात आपने लिखनी थी अगर आपसे क्वेश्चन बनता है एनर्जी, तो इतनी सी बात आपसे, ठीक है, तो इतनी सी बात आपको लिखनी होती है अगर आपसे क्वेश्चन बनता है एनर्जी कंसिडरेशन इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपके लिए पास कोई भी फीडबैक होगा हम मेरी वीडियोस को लेके या फिर मेरे से लेके, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन पर बताइएगा, मैं उस पर जरूर काम करूंगी। तो अभी इसको हम फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।